हेलो बच्चा लोग, कैसे हो करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आप लोग का नहीं है, ये है 11th वालों का, 12th वालों का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। लास्ट चैप्टर है, मार्केट इक्विलिब्रियम है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, इसको समझते हैं, मजा आएगा, क्योंकि अभी मैंने फॉर्म्स ऑफ मार्केट बता दिया है आपको, तो अब हमको इसको देखना जरूरी है। ठीक है, तो सिंपल सा कोई चैप्टर है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड वैसे चैप्टर नहीं है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, करने में आनंद भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक, करने में हम लोग को आनंद भी आएगा। तो आओ चलो देखते हैं इसको। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी और प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट होता क्या है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अभी तक जिन चीज़ों के बारे में हम देख रहे थे, समझ रहे थे, उन चीज़ों के बारे में हम लोग को देखना होगा कि हम कैसे चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या पढ़ रहे थे? अभी आप मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे थे। अब उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको चीज़ों को जानना होगा। ठीक, कि उस मार्केट में, जो मार्केट है हमारे पास, उस मार्केट में डिमांड का क्या मैटर है और सप्लाई का क्या मैटर है। ठीक है, किसका क्या मैटर है? डिमांड और सप्लाई का क्या मैटर है। इस पूरे मामले को हमको यहां समझना है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट से रिलेटेड चैप्टर है, तो हमको इसको सीखना और जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम और प्राइस क्वांटिटी का रिलेशन क्या हो सकता है। तो सबसे जरूरी यह है कि डिमांड आपके सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। किसी भी मार्केट में जितनी डिमांड है, मतलब कि जितनी डिमांड है कमोडिटी की, उस कमोडिटी के हिसाब से उसकी सप्लाई भी उतनी होनी चाहिए। मतलब कि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना सप्लाई होना इकोनॉमी में बहुत जरूरी होता है, उतना ही होगा। मान लो कि तुम एक रोटी खाते हो, तो तुम्हारी मम्मी तुमको एक ही रोटी बना के देंगे। अब देखते होगे किसी किसी घरों में जब रोटियां बनती हैं तो लोग क्या करते हैं, पूछते हैं कि बाबू कितनी रोटी खाओगे। बहनें जिनकी बनाती होंगी तो उनके तो अलग रौदा होगा कि नहीं होगा? बोलो। जिनकी बहनें होंगी, उनकी बहनें तो क्या करती होंगी, वो सीधे पूछती होंगी कि बाबू कितनी रोटी खाओगे। तो इसका मतलब ये है कि जितनी कमोडिटी की डिमांड है वो उसके सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। घर में अगर रोटी 10 बनी हो, 10 रोटी बनी हो, ठीक है, और खाना सिर्फ 8 रोटी खाओगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, 2 रोटी का नुकसान हो जाएगा तुम्हारे। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी अगर हम बना रहे हैं 10 और खा रहे हैं 10, तो हमारा 2 का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो जितनी हमारी डिमांड होगी, डिमांड हमारी अगर 8 की है, तो हमारे पास सप्लाई भी 8 की ही होनी चाहिए, जिससे हमारी इकोनॉमी में नुकसान नहीं होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फुलर हो पाते हैं, हमें किसी चीज का नुकसान नहीं होता है। तो इन चीजों का ख्याल आपको रखना है। ठीक है, अब इसी पे पूरा का पूरा मार्केट डिपेंड है, इसी के हिसाब से मार्केट काम करता है। ठीक, तो मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा? मार्केट इक्विलिब्रियम तब होगा जब डिमांड हमारे सप्लाई के बराबर होगी। जितनी डिमांड होगी कमोडिटी की, उतनी सप्लाई होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या है कि प्राइस विच क्लियर्स डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। प्राइस क्लियर, जो डिमांड और हमारे सप्लाई को क्लियर करे। इन द सेंस का मतलब यह है कि वो फोकल पॉइंट जहां पे हमारी डिमांड हमारे सप्लाई के बराबर हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि वो प्राइस जिसमें हमारी डिमांड हमारे सप्लाई के बराबर हो जाए। बात को समझिएगा, और मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि कोई एक कमोडिटी है, सिंपल सा एक मैगी का एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, अब मैगी का हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैगी अगर मान लो कि 10 रुपए के हिसाब से उसको मार्केट में उतारा गया हो कि 10 रुपए की मैगी आप मार्केट में इसको खरीदते हैं। अब ये इसका प्राइस हो गया, यानी इसका प्राइस हो गया, ये क्या हो गया? प्राइस इसका ये हो गया हमारा।
10 रुपए का हो गया मार्केट में। अब इसी 10 रुपए के हिसाब से डिमांड भी क्रिएट हुई, इसी 10 रुपए के हिसाब से डिमांड ही क्रिएट हुई। लोगों को पता चला कि भाई 10 रुपए का ये सामान है, तो 10 रुपए के हिसाब से इसकी डिमांड भी क्रिएट हो गई। ठीक है, मैगी क्या करती है कि इसको 12 रुपए कर देती है। कितना कर देती है? 12 रुपए कर देती है। अब ये जब 12 रुपए करती है, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? पहले 10 रुपए में खरीदते थे लोग, अब इसकी डिमांड कम हो गई। तो जब इसकी डिमांड कम हो गई, इस डिमांड को मैच करने के लिए हमको अपनी सप्लाई भी मैच करनी होगी। मतलब कि पहले 10 रुपए के हिसाब से जो कमोडिटी बिकती थी, अब वो 12 रुपए के हिसाब से बिक रही है। तो तात्पर्य का मतलब ये हो गया कि उसकी डिमांड कम हो रही है। कम होगी ना भाई, सब कोई 12 रुपए नहीं दे पाता है, जरूरी नहीं है। हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन में सब कोई 12 रुपए नहीं दे पाएगा। कोई बच्चा ही है, वो 10 रुपए लेके गया मार्केट में, कोई छोटा बच्चा ही है, वो खरीदने गया कि सर भैया कि हमको 10 रुपए की मैगी दे दीजिए। दुकानदार कहेगा कि भैया कि अब मैगी 12 रुपए की है, उसके पॉकेट में 10 रुपए का सिक्का ही है। तो वो क्या करेगा? मैगी की जगह उसका अल्टरनेटिव चुन लेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव चुन लेगा कि भैया चलिए ठीक है, हमको कोई और मैगी दीजिए। उसको नहीं पता है कि कोई और मैगी आती है या नहीं आती है। एक अनजान बच्चा जो टीवी में मैगी देखा है, उसको खाने की इच्छा होती है, वो मार्केट में जाता है, वो 10 रुपए के हिसाब से मैगी लेना चाहता है, बट दुकानदार उससे कहता है कि भैया मैगी जो है वो 12 रुपए की है, 10 रुपए की जगह हम आपको कोई दूसरी चीज दे देते हैं। मैं बोलता हूं कि चलो ठीक है, मैगी की जगह वो ईपी नूडल्स खरीद के ले आता है। क्या ले आता है? ईपी नूडल्स खरीद के ले आता है, जो मात्र आपको 10 रुपए में मिलती है। उसको पता है कि ये भी मैगी ही है, उसको तो मैगी ही कहेगा ना वो। बट यहां पे क्या हुई? एक डिमांड कम हुई, यानी वो बच्चा जो मैगी लेने गया था, अब वो मैगी लेके नहीं आया, वो ईपी लेके आया है, क्योंकि 2 रुपए की प्राइस बढ़ गई है। अब ये जैसे ही 2 रुपए की प्राइस बढ़ी, इसकी डिमांड कम हुई। अब ये डिमांड कम हो जाएगी तो क्या करेगा भाई? जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई भी तो उसके डिमांड के हिसाब से रखेगा, सप्लाई भी तो उसी डिमांड के हिसाब से रखेगा। जितनी डिमांड होगी कमोडिटी की, उतनी ही तो वो सप्लाई रखेगा। कम रखेगा तो तब भी दिक्कत होगी, ज्यादा रखेगा तब भी दिक्कत होगी। कम रखेगा तो लोग तुरंत शिफ्ट कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इक्विलिब्रियम प्राइस वो है जहां पे हमारी डिमांड हमारे सप्लाई के बराबर हो। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है? दैट लीव्स नो एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी जो तुम्हारी है वो कोई एक्सेस सप्लाई ना छोड़ दे, मतलब कि एक्सेस सप्लाई को ना छोड़े। अब एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमारे पास ना बचे। क्या ना बचे? एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमारे पास ना बचे। ओवरऑल पूरे के पूरे उस अकाउंटिंग ईयर में, उस पूरे साल में हमारे पास कुछ माल ऐसा ना बच जाए जो रह गया हो। मतलब कि जितना क्वांटिटी हमने था बनाया था, उतनी क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? मार्केट में सप्लाई हो गई। कोई भी एक्सेस डिमांड नहीं है, जितना था उतना मार्केट में हमने बेच दिया। डिटर्मिनेशन ऑफ ए मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन। अलग अलग मार्केट के अलग अलग रेट के हिसाब से हमको देखना है, क्योंकि आपको परफेक्ट कंपटीशन ही पढ़ना है, तो उसी के बारे में जानिएगा। अब देखो, किसी दो कमोडिटी के बीच में एक रिलेशन हमने तैयार किया कि क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी वाई। ठीक है, डिमांड, सप्लाई और डिमांड के बारे में बात हो रही थी। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी दी हुई है, मतलब कि एक तरफ एक कोई सामान है जो 5 रुपए के हिसाब से बिक रहा था। ठीक है, एक कोई सामान हमारा 5 रुपए के हिसाब से बिक रहा था। ठीक है, इसकी सप्लाई कितनी थी? इसकी सप्लाई 50 थी। इसकी सप्लाई कितनी थी? 50 थी। ठीक है, अब इसकी सप्लाई हमारी 50 थी। अब इस 50 सप्लाई में 10 क्वांटिटी क्या है तुम्हारी? 10 क्वांटिटी ही तो बेच रहे हो। कितनी बेच रहे हो? मतलब कि सप्लाई 50 है, क्वांटिटी की डिमांड 10 है। देख रहे हो डिमांड कितनी है इसकी? सप्लाई कितनी है? सप्लाई 50 की है और डिमांड कितनी है? 10 है। इसका मतलब कि यहां पे एक्सेस सप्लाई हो रही है। डिमांड ज्यादा नहीं है, कम है, सप्लाई ज्यादा है, यानी सप्लाई क्या हो रही है? यहां पे ज्यादा हो रही है। फिर प्रोड्यूसर को पता चला कि भैया हमारी कमोडिटी की प्राइस लग रहा है कि ज्यादा है, इसी वजह से हमारी कमोडिटी की डिमांड मार्केट में नहीं आ रही है। वो फिर अपने प्राइस को लो करता है, वो 4 और 5 रुपए की जगह अब 4 रुपए में बेचना चालू करता है। अब क्या होता है कि सप्लाई धीरे से वो कम करता है अपने, उसको पता है क्योंकि वो 50 में बेच रहा था,
तो 10 ही क्वांटिटी बेच रही थी, बना रहा था, तो वो 40 करता है, तब भी उसको पता चलता है कि उसकी डिमांड जो है, उसकी डिमांड कितनी है, 20 कमोडिटी की ही डिमांड है। तो यहां भी एक्सेस सप्लाई हो गई भाई, कि 4 रुपए में भी उसको लगा कि भाई सप्लाई हमारी ज्यादा हो रही है, डिमांड हमारी कम हो रही है। फिर वो अपनी प्राइस को क्या करेगा, कम करेगा। अब वो प्राइस को कितना कर दिया, 3 कर दिया। अब जैसे ही वो 3 करता है, इसकी सप्लाई कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है, और इतनी ही डिमांड मार्केट में आने लगती है। मतलब कि जितनी सप्लाई होती है उतनी ही डिमांड हमारी बन जाती है। तो यहां पे ये क्या हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। कि मतलब कि जितना हमने बनाया था, जितना हमने बनाया था उतना ही हमने क्या किया, बेच दिया। जितना हमने बनाया था हमने उतना ही बेच दिया। ठीक, फिर वो उसको लगता है कि भाई हम और बढ़ा सकते हैं। फिर वो क्या करता है, अपनी प्राइस को कम करता है। जैसे ही वो अपनी प्राइस को 2 पे ले आता है, मतलब कि 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचना चालू करता है, वो देखता है कि वो अपने सप्लाई को कम करता जा रहा है। फिर वो 20 पे आता है। अब 20 पे आता है तो देखता है कि जैसे ही उसने क्या किया कि अपनी प्राइस को नीचे की तरफ ले आया, उसकी सप्लाई भी नीचे गई, बट उसकी डिमांड क्या हो गई, उसकी डिमांड बढ़ गई। उसकी डिमांड बढ़ गई, 40 हो गया। अब इस सिचुएशन में ये एक्सेस डिमांड है। ये क्या है, ये है एक्सेस डिमांड। क्या है भैया, ये है एक्सेस डिमांड। मतलब कि यहां पे डिमांड ज्यादा हो रही है। फिर वो क्या करता है, वो प्राइस को फिर कम करता है। वो 1 रुपए के हिसाब से बेचता है। फिर देखता है कि सप्लाई 10 करता है, और जैसे ही 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचता है, उसकी डिमांड और ज्यादा हो जाती है, और उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। यानी इसने फिर प्राइस को कम किया, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, और डिमांड क्या हो गई, डिमांड इसकी बढ़ गई। तो इससे एक रिलेशन आपको समझ में आया होगा, इससे एक समझ में आया होगा कि पूरे के पूरे मार्केट इक्विलिब्रियम में अगर प्राइस का ही मामला है, प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, क्या जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो सप्लाई भी ऊपर की तरफ जाएगी। सप्लाई भी क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसमें सप्लाई इसलिए ऊपर जाएगी क्योंकि प्रोड्यूसर को फायदा है ना, प्रोड्यूसर को फायदा है ना। जितना प्राइस ऊपर होगा उतना ही सामान बेच पाएगा, उसको तो प्रॉफिट देखना है ना। तो जितना प्राइस ऊपर होगा तो वो सोचेगा कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा बनाएं ताकि हमको प्रॉफिट ज्यादा हो। तो जितना प्राइस ऊपर होगा सप्लाई उतनी ही ऊपर होगी, बट डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। कंज्यूमर साढ़ा डेढ़ साढ़ा वो कहेगा भाग हम लेबर नहीं करेंगे, इतना महंगा, हमारे पास अल्टरनेटिव ले लेंगे, हम अल्टरनेटिव ले लेंगे। भाई हम ये क्यों लेने जाए, जो तुम्हारा सामान मार्केट में 20 रुपए का मिल रहा है तुम 25 का बेचोगे तो मैं क्यों लेने जाऊंगा भाई, मैं 20 वाला कोई सामान ले लूंगा। तो ये याद रखिएगा कि प्राइस अगर बढ़ती है, प्राइस अगर बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ेगी मगर डिमांड कम हो जाएगी। इसका वाइस वर्सा कर लीजिए, ठीक उल्टा कर दीजिएगा, वाइस वर्सा कर दीजिएगा कि प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर को फायदा ही नहीं है ना। यहाँ पे प्रोड्यूसर कम चाहेगा, कम दाम में कम सामान बेचना चाहेगा ना, वो अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा ना। तो डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमको ऐसी प्राइस पे रहना है, हमको ऐसी प्राइस पे रहना है कि जहां हमारी सप्लाई जो है वो डिमांड के बराबर हो जाए। कोई भी एक्स कमोडिटी की सप्लाई उसके डिमांड के बराबर होनी चाहिए, हमको उस प्राइस पे आना है। इसी को मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, मार्केट इक्विलिब्रियम ही कहते हैं। दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। आगे देखिए, अब इसका ये डिमांड कर्व है, पूरा कर्व सप्लाई के साथ इसका पूरा डिमांड कर्व है। ठीक है, पूरा का पूरा इसका मामला यहां पे आपको दिया हुआ है। अब इसमें सप्लाई और डिमांड को आपको देखना है। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड है, ये हमारी सप्लाई कर्व है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी का दाम उतना ही कम होता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस कम होगी क्वांटिटी उतनी ही हमारी बढ़ती जाएगी। ई पॉइंट हमारा क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। इस जगह पे तुम्हारी डिमांड और सप्लाई बराबर हो रही है। देखो ये जो एरिया है, इस एरिया में तुम्हारी डिमांड और सप्लाई एकदम कट टू कट आ रही है। मतलब कि ये जो प्राइस है हमारा, ये जो प्राइस हमारा बन रहा है,
ये जो हमारा प्राइस बन रहा है और इस पे जो क्वांटिटी हमारी बन रही है, ये ऐसी है, ये ऐसी सिचुएशन को शो कर रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस यानी मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा, दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक्सेस सप्लाई। ये क्या कहलाएगी, एक्सेस सप्लाई। जब आपकी प्राइस ज्यादा होगी, देखो प्राइस ज्यादा है ना, यहाँ पे प्राइस ज्यादा है, और अगर यहीं पे हम क्वांटिटी को लें, यहीं पे हम क्वांटिटी को लें तो क्वांटिटी कम है ना, यहाँ पे देखो क्वांटिटी कम है ना, और यहाँ पे सप्लाई क्या है, कमोडिटी की ज्यादा है। देखो ये देखो ज्यादा है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये एक्सेस सप्लाई को शो कर रहा है, यानी सप्लाई यहां पे ज्यादा हो रही है। उसी तरफ देखो शॉर्टेज कब होगा, एक्सेस डिमांड कब होगी, जब प्राइस तुम्हारी कम हो जाए, जब तुम्हारी प्राइस कम हो जाए तब तुम्हारी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा होगी, तब तुम्हारी क्या होगी, कमोडिटी की डिमांड ज्यादा होगी। जब तुम्हारी क्या होगी, कमोडिटी की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कमोडिटी की डिमांड ज्यादा होगी और तुम्हारी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो लाइन है, कहां से, यहां से, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या पॉइंट कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सेस डिमांड। क्या कहलाएगा, एक्सेस डिमांड। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बोलो अच्छा आदमी। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो, अब दिया है कि बेसिक अजम्पशन ऑफ अ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन। बेसिक अजम्पशन क्या हो सकता है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिव रिलेटेड और दैट सप्लाई कर्व ऑफ अ कॉमन कमोडिटी, ठीक है, स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने आपको अभी बता दिया कि क्या होगा, अप, देखो अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड की तरफ जाता है, अपवर्ड की तरफ जाता है। अभी मैं समझा दे रहा हूं, देखो इसको कैसे बनता है सप्लाई कर्व। तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिव रिलेटेड। पॉजिटिव रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, यानी पॉजिटिव रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, पी बढ़ेगा यानी प्राइस बढ़ेगी तो हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी। अच्छा, लेफ्ट टू राइट बोला, लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट यहां से स्टार्ट होगा और राइट की तरफ जाएगा यानी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर नेगेटिवली रिलेटेड और द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मैंने बोला कि ये नेगेटिव रिलेटेड होते हैं, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड तुम्हारी क्या होगा, घटेगी। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। इसका रिलेशन क्या होगा, इसमें बोला है कि डिमांड कर्व आर कॉमनली स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा यानी ऊपर से नीचे आएगा इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया, यानी ये आपका सप्लाई का कर्व हो गया, ये आपका सप्लाई का कर्व हो गया, ये आपका सप्लाई का कर्व हो गया, और ये क्या हो गया, आपके डिमांड की कर्व हो गई। ठीक, फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें किसी भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। इसमें जो हम डिमांड और सप्लाई में फोर्सेस की बात कर रहे थे, यानी गवर्नमेंट लाइसेंसिंग हो गया, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स यहां पे काम करेंगे। अब आता है चेन इफेक्ट ऑफ अ डिमांड, चेन इफेक्ट। अब ये देखिए, चेन इफेक्ट ऑफ अ शिफ्ट इन ए डिमांड और सप्लाई ऑफ द मार्केट इक्विलिब्रियम एंड हाउ मार्केट एब्सॉर्ब द इंपैक्ट शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन ए कमोडिटी। चेन इफेक्ट में क्या आएगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर डिमांड की हम बात करेंगे तो डिमांड में क्या आएगा, अगर हम डिमांड कैसे चेंज होती है भाई, डिमांड तुम्हारी किसी कमोडिटी के लिए डिमांड का क्या फैक्टर है, तो सबसे पहली बात यह है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन का रेट भी अलग होगा। हमारी इनकम बढ़ती है, जैसे मान लो कि आज मेरी 10,000 रुपए तनख्वाह है, मेरी 10,000 रुपए तनख्वाह है, मैं सिर्फ 100 ग्राम वॉलनट खाता हूं या कैशू खाता हूं, बादाम
100 ग्राम बादाम ही खाता हूं। जैसे ही मेरी तनख्वाह मान लो कि 20,000 रुपए हो गई, जैसे ही मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए हो गई, तो क्या मैं 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम नहीं कर दूंगा? 100 ग्राम की जगह मैं 200 ग्राम वॉलनट नहीं कर दूंगा? वॉलनट नहीं कर दूंगा। ठीक, दूसरा एक एग्जांपल ले लो मोबाइल फोन्स का। मोबाइल फोन्स का ले लो। अभी तुम्हारे पास कोई सैलरी नहीं है, अभी तुम लोग सबके पास मोबाइल होगा क्योंकि ये वीडियो तुम लोग मोबाइल में देख रहे होगे। अभी तुम्हारे पास विदाउट एनी इनकम मैं मानता हूं कि चलो ठीक है कोई बच्चे कमाते होंगे, तो विदाउट एनी इनकम की अगर हम बात करते हैं तो एक नॉर्मल फोन तुम 20,000 का इस्तेमाल करते हो, 20,000 का इस्तेमाल करते हो। जैसे ही तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी तुम 50,000 का मोबाइल लोगे कि नहीं लोगे? तो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ही तुम कमाने लगोगे तो 50,000 का मोबाइल ऑब्वियस सी बात है कंज्यूम करने लगोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ही ज्यादा डिमांड होगी, जितनी कम इनकम होगी उतनी ही कम डिमांड होगी। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स की प्राइस क्या डिफाइन करती है भाई? उसके साथ के गुड्स की क्या प्राइस डिफाइन करती है? अगर रिलेटेड गुड्स में क्या आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आएगा या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर हम बात करते हैं तो बाइक एंड पेट्रोल की बात हो गई। आज अगर पेट्रोल का प्राइस 50 रुपए पर लीटर हो जाए, आज कोई पेट्रोल का प्राइस 50 रुपए पर लीटर हो जाए, यानी 50 रुपीज पर लीटर हो जाए, तो तुरंत एक तुम बुलेट निकलवाओगे, तुरंत एक बुलेट निकलवाओगे जिनके पास पैसा है, नॉर्मल पैसा है, या फिर कोई एक सेकंड हैंड बाइक आप ले सकते हैं। सेकंड हैंड बाइक तुरंत आप लेंगे, ऑब्वियस बात है पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम उसको तुरंत ले लेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तुम्हारा टेस्ट बदल जाए। अब तुमको डोमिनोज की जगह पिज्जा हट का पिज्जा पसंद आने लगा, या स्टारबक्स जाने लगे, या फिर तुम KFC जाने लगे, तो तुम्हारा प्रेफरेंस बदलेगा, टेस्ट बदलेगा। उसके हिसाब से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, तुमने सोचा कि भैया आज इसका प्राइस घटने वाला है, कल इसका प्राइस घटने वाला है, हम आज ही ले लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल गोल्ड, जैसे अभी खरवास चल रहा है, ये दिस टाइम ऑफ द ईयर इज कॉल्ड खरवास, मतलब हमारे उसमें सनातन धर्म में अगर हम बात करते हैं, या किसी भी आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मोस्टली हिंदू रिलीजन में ये जो टाइम चलता है खिचड़ी के पहले वाला, ये क्या खरवास होता है। अब ये जो खरवास होता है, इस खरवास में गोल्ड की प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब इसके पहले जिन लोगों ने सोचा होगा कि इस समय मान लो कि टाइम है अच्छा खरीदने का, तो हम गोल्ड खरीद लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, बट एज्यूम किया जाता है क्योंकि इस समय मार्केट गोल्ड का नरम होता है, लोग नहीं खरीदारी करते हैं। इस टाइम कोई भी खरीदारी गोल्ड वगैरह की नहीं की जाती है, तो इस समय प्राइस थोड़े से कम होते हैं। तो फ्यूचर में अगर ये हम 2-4 महीने पहले अगर हमको गोल्ड लेना होगा तो हम इंतजार करेंगे कब का, खरवास का, कि खरवास आएगा तो उस समय हम गोल्ड खरीद लेंगे, क्योंकि उस समय प्राइस क्या होगी, कम होगी। पॉपुलेशन साइज, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी कंजम्पशन भी उतना ज्यादा होगा, ये बताने की मुझे आवश्यकता तो है नहीं। अब आते हैं इंक्रीज इन डिमांड में। इंक्रीज इन डिमांड में देखिए क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड दिया हुआ है आपके पास। डिमांड कब इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, ये दोनों में ही देखना है कि इंक्रीज कब करती है और डिक्रीज कब करती है। ठीक है, डिक्रीज कब करती है। उसके बाद से सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये सारे के सारे जो मैटर्स थे, ये जो सारे के सारे मैटर्स थे, चाहे इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात कर रहा हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात कर रहा हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात कर रहा हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हो, पॉपुलेशन साइज की बात कर रहा हो, ये सब कुछ पॉजिटिवली हो, क्या हो, पॉजिटिवली हो, मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू पे पॉजिटिव जा रहे हो। इनकम भी बढ़ रही है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी कम हो रहा है, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बढ़ रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी आप ऐसा कर रहे हैं, और पॉपुलेशन भी हमारी इंक्रीज कर रही है। इस सिचुएशन में हमारी डिमांड क्या होगी, हमारी डिमांड अपवर्ड की तरफ, यानी इस तरफ बढ़ जाएगी। देखो हमारी डिमांड इस तरफ बढ़ जाएगी, बढ़ी ना हमारी डिमांड। पहले मैं मानता हूं कि ये P1 प्राइस थी, ये Q1 प्राइस थी, मतलब कि ये प्राइस हमारी P1 और Q1 पे गेमा खेल रहे थे, मतलब कि ये कोई प्राइस रही होगी, उस पर कोई क्वांटिटी चल रही थी। हमारा भाई उस कमोडिटी के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ गया। अब हमको लगा कि ये कमोडिटी हमारे खरीदने लायक है, ये मेरी इच्छा के अनुसार है, ये तो हम इसको खरीदेंगे। तो आपका टेस्ट बढ़ा, तो जैसे ही आपका टेस्ट बढ़ा तो आपकी भाई वो प्राइस बढ़े चाहे घटे उससे हमको मतलब नहीं है, हमने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। अब जैसे ही डिमांड हमने बढ़ाई, कस्टमर को जैसे ही उसने डिमांड बढ़ाई, प्रोड्यूसर को पता चला कि भैया हमारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है, वो धीरे से अपनी प्राइस को बढ़ा देता है, वो धीरे से अपनी प्राइस को बढ़ा देता है। वो क्या करेगा कि अपनी प्राइस को इस पॉइंट पे लेके जाएगा
जहां पे कस्टमर को लगेगा कि अरे यार ये तो प्राइस बढ़ नहीं रही है। कहने का मतलब ये है कि वो इतना मार्जिन लेके चलेगा कि तुमको आइडिया ही नहीं होगा और उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो जैसे ही कमोडिटी की डिमांड बढ़ी, जैसे ही कमोडिटी की डिमांड बढ़ी, उसने अपनी सप्लाई को भी बढ़ाया, और जैसे ही सप्लाई बढ़ी कमोडिटी की प्राइस भी बढ़ गई। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो इस P2 वाले पॉइंट पे देखोगे, इस P2 वाले पॉइंट पे हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज की हुई है और हमारा सप्लाई भी इंक्रीज किया हुआ है, हमारी सप्लाई भी इंक्रीज की हुई है कि नहीं? देखो यहां पे सप्लाई भी हमारी बढ़ी हुई है। भले ही ये मार्केट इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है, बट यहां पे हमारी सप्लाई क्या हो रही है, वहां पे मैच कर रही है उस पार्टिकुलर प्राइस पे। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है, मेरी बात को समझिए। एज अपने को प्रोड्यूसर रखिएगा और सामने वाले को कंज्यूमर रखिएगा, ठीक है? तुम मार्केट में देख रहे हो कि तुम्हारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ने लगी, तुम्हारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ने लगी, तुमको लगा कि भैया हमारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है? प्राइस एज इट इज रखते हैं, मान लो कि उसकी प्राइस 10 रुपए के ही हिसाब से चल रही है, ठीक है? उसकी प्राइस 10 रुपए के हिसाब से चल रही हो, तुमको देखा कि डिमांड हमारी कमोडिटी की बढ़ने लगी। अच्छा, इस 10 रुपए की डिमांड को मैच करने के लिए तुमने अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज किया, तुमने अपनी सप्लाई को इंक्रीज किया, बनाओगे तभी तो उसकी डिमांड को पूरा करोगे। अब तुमको पता चल गया है कि तुम्हारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है, तो एज अ प्रोड्यूसर तुम क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, तुम प्राइस को क्या करोगे? बढ़ाओगे। बट इतना नहीं बढ़ाना है कि तुम्हारी सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए, तुमको बस उतना ही लेके जाना है जितने तक उसकी डिमांड को वो मैच कर सके। क्या समझ में आया? तो मैं 2 रुपया ही बढ़ाता हूं धीरे से। जो काम किसने किया था, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, वो किसने किया था? मैगी ने किया था। भाई देखोगे 10 रुपए से 12 रुपए गए, 12 रुपए से 14 रुपए गए। जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ती गई, उन्होंने सप्लाई को बढ़ाना चालू किया और उस सप्लाई को उस प्राइस पे मैच किया जहां पे उनकी डिमांड क्या थी? बराबर थी। वो चाहते तो 10 रुपए से सीधे 15 रुपए भी ले सकते थे, बट इतना बड़ा चेंज आ जाएगा प्राइस में, इससे कस्टमर क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे, डिमांड कम करने लगेंगे, ठीक? अब आता है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में मतलब क्या होगा? डिमांड हमारी डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज का मतलब क्या हो जाएगी? यहां से यहां चली आएगी, यहां से यहां चली आएगी, ठीक है? यहां से यहां चली आएगी। अच्छा, अब देखो ये हमारी कोई प्राइस थी, इस प्राइस पे हम कमोडिटी को बेचते थे और इसकी क्वांटिटी कुछ इस हिसाब से थी, ठीक है? अब किसी वजह से उस कमोडिटी की डिमांड कम हो गई, तो भाई प्राइस भी कम हो जाएगी और उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। अब देखो क्यों होता है, देखो क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश करो। अब मैं मानता हूं कि एक कोई एग्जांपल लेता हूं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर कम हो जाता है, मतलब कि पहले जो 20,000 रुपए कमा रहा था, किसी वजह से 20 के कमा रहा था, किसी वजह से वो 10 के कमा रहा है, यानी 10,000 रुपए कमा रहा है। तो पहले वो 200 ग्राम कैश्यू खरीदता था, वॉलनट खरीदता था, वो 100 ग्राम खरीदेगा। तुम्हारा टेस्ट बदल गया, तुम्हारा टेस्ट बदल गया। तुम पहले क्या करते थे? मैगी खाते थे, मैगी खाते थे, मैगी खाते थे। अब तुम क्या करने लगे? हाका नूडल खाने लगे। क्या खाने लगे? हाका नूडल खाने लगे, हाका नूडल खाने लगे। तो अब जैसे ही तुमने हाका नूडल पे तुम गए कि भैया हमको हाका नूडल खाना है, मैगी की डिमांड क्या हो गई? मैगी की डिमांड क्या हो गई? मैगी की डिमांड कम हुई। अच्छा, प्रोड्यूसर को पता चला कि भाई इसकी डिमांड कम है, तो हम क्या करेंगे? इसकी सप्लाई को भी कम करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने प्राइस को क्या करेगा? कम करेगा, ताकि वो उस डिमांड को उस सप्लाई के क्या कर सके? बराबर कर सके। भाई डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा कर देगा तो वो बिकेगा ही नहीं, वो क्या करेगा? अपनी सप्लाई को और कम करेगा। अच्छा, उस एक्सेस मटेरियल को बेचने के लिए वो क्या करेगा? प्राइस को भी कम करेगा। तो जैसे ही प्राइस कम होगी, क्या हो जाएगी? उसकी डिमांड उसके सप्लाई के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इसका एक बेसिक एग्जांपल आपको हम देते हैं। कभी गाड़ी लेने के जाइएगा, क्या लेने जाइएगा? कार लेने जाइएगा, कार लेने जाइएगा। जिनके घर भी गाड़ियां होंगी उनको पता होगा कि पूरे एंड में, पूरे साल के एंड में, सितंबर में आप जाइए या सितंबर अक्टूबर में जाइए, इस समय आपको गाड़ियों पे करीबन 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। क्यों देते हैं भाई? उस पूरे साल उन्होंने कई लाख, कई हजार गाड़ियां बनाई।
अब कुछ गाड़ियां नहीं बिकी, वो आउटडेटेड हो जाएंगी, क्योंकि अगर 2024 में वो गाड़ी नहीं बिकी तो 2025 में पुरानी मॉडल्स कोई लेगा ही नहीं, इतनी मॉडलें आ रही हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उस पर 10 से 20% का डिस्काउंट देते हैं। क्यों देते हैं भाई? क्यों डिस्काउंट का मतलब क्या किया उन्होंने, अपनी प्राइस क्या कर दी, कम कर दी। कम की कि नहीं की? क्योंकि उनके पास जो एक्सेस सप्लाई है उसको बेचना है, हटाना है। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल और देता हूं मैं। आप सभी लोग मोबाइल चलाते होंगे, आप सभी लोग मार्केट से कपड़ा खरीदते होंगे ना, ऑनलाइन आप शॉपिंग करते होंगे। जैसे ही विंटर आता है, वैसे ही चाहे मिंत्रा हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे बेवकूफ.com हो, हम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बेवकूफ लिख लिया, बेवकूफ.com हो, इन सभी पे आपको समर सेल लगता है ना, समर सेल लगता है, जिसमें वो क्या करते हैं, टी शर्ट जीन्स पे आप 30% देखेंगे, 40% डिस्काउंट देखेंगे, इवन तक कि 50% तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। क्यों मिलता है भाई? आजियो पे क्यों इतना डिस्काउंट देते हैं? क्योंकि एक्सेस सप्लाई है उनके पास, उस सप्लाई को उस डिमांड से मैच करने के लिए। भाई क्यों कोई जाएगा, ठंडी में गर्मी का कपड़ा तो पहनोगे नहीं, तो गर्मी का कपड़ा भाई डिमांड कम हो गई, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस अब ठंडी के कपड़े का आ गया, तो क्या करेगा वो, उसकी प्राइस को कम करेगा ताकि उसके डिमांड के बराबर वो ले जा सके। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, अब तो हम डिमांड के बारे में देख लिया, अब सप्लाई कर्व के बारे में देखते हैं कैसे होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब डिमांड में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को लेते हैं, मतलब जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी अगर पेट्रोल की प्राइस कम हुई तो बाइक की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कार्स की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पेंसिल एंड रबर, पेंसिल की प्राइस कम होगी तो रबर की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बट सप्लाई में सब्स्टिट्यूट गुड्स का कमाल है। किसका कमाल है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का कमाल है। उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी कमाल है। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं कि पेट्रोल की प्राइस मैंने बढ़ा दी, मैंने क्या किया कि पेट्रोल की प्राइस को बढ़ा दिया, अब मैं पेट्रोल की प्राइस को बढ़ा दूंगा तो वैसे ही मेरी बाइक के क्या होगा, बाइक की सप्लाई क्या हो जाएगी, बाइक की सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, बताओ। अब ये तुम लोग बताओ कि रिलेटेड गुड्स में अगर सप्लाई में कुछ चेंज आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर किसका पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो क्या बाइक की सप्लाई वो बढ़ाएंगे? एज अ प्रोड्यूसर हाँ, एज अ सप्लायर हाँ, क्योंकि भाई ज्यादा बिकेगी, ज्यादा वो बेचना चाहेंगे, ज्यादा वो खरीदना चाहेंगे कि भाई हाँ प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ रही है, तो हम सप्लाई को बढ़ाएं क्योंकि ज्यादा मुनाफा होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन कौन से आते हैं जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करें? सबसे अच्छा एग्जांपल कॉफी एंड टी। कॉफी एंड टी, कॉफी की प्राइस बढ़ेगी, कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफी की सप्लाई भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? यहां पे इसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक, यहां पे इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री सब रिलेटेड गुड्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है। सप्लाई के बारे में जब भी आप पढ़ रहे होंगे अभी आपका दिमाग हैंग कर रहा होगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सप्लाई के मामले में आपको खुद को प्रोड्यूसर मानना होगा। ये याद रखिएगा, खुद को प्रोड्यूसर मानिएगा तब आपको समझ में आएगा सप्लाई का। कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है तुम सप्लाई बढ़ाओगे क्योंकि तुमको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। ऑन द कॉन्ट्ररी नोट, डिमांड किसकी बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी टी की। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग दे दिया। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको लाइसेंस लेना हो, जिसके बाद आपको SEZ जोन में आ गए, जहां पे आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाल दिया गया हो, गवर्नमेंट लाइसेंस देके आप बेच रहे हो, तो यहां भी आप अपनी सप्लाई को घटा और बढ़ा सकते हैं। टैक्सेस क्या कर रहे हैं? टैक्सेस का काम भाई, टैक्स ज्यादा और कम होगा तो प्राइस बढ़ेगी, टैक्स ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी।
टैक्स कम होंगे, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी हमारी घटेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट जितना ज्यादा होगा उसकी प्राइस भी उतनी ज्यादा होगी और उसकी सप्लाई भी उतनी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक, अब देख लो कि इंक्रीज इन अ सप्लाई कर्व, इंक्रीज इन अ सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व जब इंक्रीज करता है यानी ये हमारा ओरिजिनल है और ये हमारा नया वाला है। ठीक है, ये हमारा नया वाला है। तो P1 मतलब कि ये पुरानी प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, यहां पे हमारा पुराना वाला था, यहां पे ये पुराना वाला था ना, यहां पे पुराना वाला था। इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारी क्वांटिटी भी बिकती थी, देखो, और इसी प्राइस पे ये वाला भी बिकता था। ठीक है, ये पुराना वाला इक्विलिब्रियम प्रोसेस था। सप्लाई किसी वजह से तुम्हारी बढ़ गई, मतलब कि टैक्सेशन में चेंज आया, तुम्हारे प्रोडक्शन कॉस्ट में चेंज आया, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग में चेंज आया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आया, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि तुम्हारी सप्लाई बढ़ी। अच्छा, सप्लाई जैसे ही बढ़ेगी उस कमोडिटी की डिमांड क्या होगी? उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। क्या होगी? कम हो जाएगी। और जैसे ही कम होगी उसको क्या करना होगा? मैच करने के लिए हमको अपने प्राइस को कम करना होगा, हमको अपने प्राइस को कम करना होगा ताकि हम उस मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चेंज कर सकें। देखो, समझो इसको। अब हम बात करते हैं इस वाले सिचुएशन पे। ये वाली सिचुएशन हमारी ठीक ठाक चल रही थी, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा, जैसे ही टैक्स बढ़ा उस कमोडिटी की सप्लाई भी तुमने बढ़ाने की कोशिश की, भाई तुमको टैक्स को रिबेट भी तो करना है, तुमको वो टैक्स भरना भी है, तुमने अपनी सप्लाई को बढ़ा दिया। अब वो क्वांटिटी इस लेवल पे आ गई, इस वाले सप्लाई पे वो आ गया, ये वाली पोजीशन बन रही थी, एक्सेस सप्लाई हो रहा था। तो क्या यहां पे वो कमोडिटी सेल कर पाएगा? क्या वो यहां पे वो कमोडिटी सेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस प्राइस पॉइंट पे वो नहीं सेल कर पाएगा। वो क्या करेगा? वो धीरे 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 अपने डिमांड को, अपने सप्लाई को वो कम करते हुए उस जगह पे ले आएगा जहां पे उसको फायदा हो, जहां पे वो अपने उस क्वांटिटी को उस प्राइस से मैच करा सके, मैच करा सके। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन होगी इसमें आप। ये गलती हुआ तो काम 25 है आपका। देखिएगा, मैंने बोला कि सप्लाई आपकी बढ़ गई, मैंने बोला कि आपकी सप्लाई बढ़ गई, ध्यान से समझिएगा। अब ये ओवरऑल मार्केट की बात हो रही थी, हम एक इंडिविजुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम हमारी किसी वजह से सप्लाई की, कमोडिटी की सप्लाई बढ़ गई हो, कम प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ तो हमने कहा कि चलो ठीक है हम ज्यादा बनाते हैं। ठीक, सप्लाई हमारी बढ़ी। अब सप्लाई हमारी बढ़ी तो ऑब्वियस सी बात है हमने उसी प्राइस पे रखा, हमारा प्राइस सेम था, कांस्टेंट था, हमारे प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, हमारा प्राइस कांस्टेंट था। ठीक है, प्राइस को हम कांस्टेंट रखे, उसी प्राइस पे हम ज्यादा सप्लाई में अपनी डिमांड को मैच कर पाए। अब देखो, इसका एक एग्जांपल देता हूं। पूरे के पूरे इकोनॉमी में कोई भी एक कमोडिटी है, एक्स मान लो, एक्स नहीं, मान लो कि चलो ठीक है छोड़ो एक्स, वो एक मिठाई वाला है, अब वो गुलाब जामुन बेच रहा होगा, गुलाब जामुन बेच रहा होगा। ठीक है, पूरी डिमांड उसकी 1000 यूनिट की है, सप्लाई उसकी भी 1000 यूनिट है। समझ में आया? गुलाब जामुन की डिमांड भी 1000 है और सप्लाई भी एकदम सही 60 चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ कि किसी वजह से इनकी सप्लाई 1200 हो गई। उनकी डिमांड ही क्या है? उनकी डिमांड ही 1000 यूनिट की है। उनकी डिमांड ही कितनी है? 1000 यूनिट की है। डिमांड ही कितनी है? 1000 यूनिट की डिमांड है। तो वो क्या करेगा? अब मान लो कि वो 10 रुपए पीस के हिसाब से बेच रहा था। किसके हिसाब से बेच रहा था? 10 रुपए पीस के हिसाब से, जितना बना रहा था उतना बेच रहा था। किसी वजह से उसकी सप्लाई बढ़ गई। हो सकता है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम लग रही हो, अब वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगाता हो, अब उसको बनाने में कम खर्च आता हो, उस पे उसको टैक्स का रिबेट मिल गया हो। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया कि चलो ठीक है हम तुमको टैक्स रिबेट दे रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट लाइसेंस उनको फ्री में दे रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाल दिया कि जाओ भाई तुम इस पे पैसा बचा लो। अच्छा, अब किसी वजह से इसकी सप्लाई, इन्हीं सारी वजहों से उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, वो 1200 हो गया। अब क्या इस 1200 पे क्या ये 1000 की डिमांड पूरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बना तो रहा है 1200,
बिक कितना रहा है, 1000 ही तो बिक रहा है। इसको बेचने के लिए वो क्या करेगा, इसकी प्राइस को कम करेगा, यानी वो कितना करेगा, 8 रुपए पर पीस ले आएगा, तभी जाके उसकी डिमांड 1200 हो पाएगी, तब उसकी एक्सेस सप्लाई उसके डिमांड के बराबर हो पाएगी। यहां तक समझ में आया? इसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई। समझ में आया? डिक्रीज इन सप्लाई वही बात है। इसको देखिए, सप्लाई आपकी डिक्रीज कर गई हो, मतलब कि अब आपकी सप्लाई यहां से यहां चली गई, यहां से यहां चली गई। ग्राफ आपने देख लिया, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, और ये कौन सा है, ये हमारा चेंज है। ठीक, ये हमारा ओरिजिनल है, और ये हमारा क्या है, चेंज है। ये हमारा चेंज है। ठीक, तो अब ये देखिए कि डबल जीरो मतलब डबल डॉट वाले जो हैं, डबल सर्कल वाले हैं, ये हमारे चेंज वाले हैं, और हमारा सिंगल सर्कल वाला क्या है, ये हमारा ओरिजिनल रहा है, ये हमारा ओरिजिनल रहा है। तो देखो, जिस प्राइस पॉइंट पे ये बेच रहा था, इसकी क्वांटिटी कुछ Q1 के हिसाब से चल रही थी। जैसे ही सप्लाई उसकी डिक्रीज हुई, वैसे ही उसकी डिमांड भी बढ़ी, और उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी प्राइस बढ़ गई और उसकी क्वांटिटी कम हो गई। उसकी प्राइस बढ़ गई, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। अभी मैं उसी गुलाब जामुन का एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। अब वही गुलाब जामुन है, वही उसका 10 रुपए पर पीस के हिसाब से रेट है, उसकी डिमांड भी 1000 यूनिट की थी और उसकी सप्लाई भी 1000 यूनिट की थी। सप्लाई कम हो गई। अब सप्लाई कम होने की वजह वही 4-5 है। टैक्स बढ़ा दिया गया, प्रोडक्शन की कॉस्टिंग बढ़ गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग लगा दिया। अब क्या हो गया कि किसी वजह से, इन्हीं 4-5 वजहों से आपकी सप्लाई कम हो गई। अब ये 800 यूनिट हो गया, 800 यूनिट हो गया। सप्लाई कितनी हो गई, 800 यूनिट हो गई। डिमांड एज इट इज उतनी ही है भाई, 1000 यूनिट पे है, 1000 यूनिट पे है, 1000 यूनिट पे है। लोग आते हैं उसकी दुकानदार पे और कहते हैं कि भैया हमको गुलाब जामुन चाहिए, और तुम कहते हो कि नहीं भैया नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? या फिर आप उससे बोलेंगे कि भैया हम क्या करेंगे, हम 12 रुपए पर पीस दे रहे हैं। जैसे ही तुमने 12 रुपए पर पीस बोले, कुछ ऐसे लोग होंगे जो वहां से क्या करेंगे, 9 2 11 हो जाएंगे, कहेंगे कि तुम्हारा भौकाल बढ़ गया है, तुम्हारी दुकान अब भौकाली हो गई है, अब तुम 12 रुपया दे रहे हो, अब तुम वैसे नहीं रह गए हो जो हमें दे पाओगे। तो तुरंत की तुरंत डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ये डिमांड ये सप्लाई के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आया? दोनों के लिए ही अलग है, डिमांड और सप्लाई के लिए मामला अलग है। सप्लाई में मामला अलग चलता है, डिमांड में मामला अलग चलता है। सप्लाई एज अ प्रोड्यूसर आप सोचेंगे और डिमांड एज अ कंज्यूमर आप सोचेंगे। ठीक, ये समझ में आया? अब चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या हो, जब सप्लाई तुम्हारी क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक हो। वाओ, परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, यानी कि सेम प्राइस पे आप क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हैं, सेम प्राइस पे आपकी क्वांटिटी बढ़ जा रही है जब आपकी सप्लाई कांस्टेंट हो। कहने का मतलब यह है कि इसमें डिमांड का फैक्टर काम करेगा। आपने अचानक आपको लगा कि इसकी डिमांड होने वाली है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, सॉल्ट का, माचिस का एग्जांपल तुमको हम देते हैं। माचिस आज
हमको पता चले कि भैया कि मार्केट से माचिस मिलना बंद हो जाएगी, तो सेम प्राइस पे आप ज्यादा खरीद रहे होंगे। आलू नहीं, सॉल्ट हो गया, सेम प्राइस पे आप उसको ज्यादा खरीद रहे होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अब सॉल्ट अचानक से तुमको सस्ता, तुमको पता चला कि भाई हल्ला होने वाला है, या इस समय देखे होगा कि किसी समय प्याज का एग्जाम्पल है, मेरे दिमाग में उचड़ नहीं रहा है, किसी समय की बात है, अब किस गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक परफॉर्मर में था मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें सॉल्ट को कहा गया था कि भैया कि कुछ समय के लिए सॉल्ट नहीं मिलेगा। अब लोग क्या कर रहे थे? सॉल्ट खरीद रहे थे। ये नेसेसिटी प्रोडक्ट्स है ना, इनको आप घर में रख नहीं सकते हैं। अब ये ऐसा थोड़ी ना है कि सॉल्ट सस्ता हो गया तो आप 50 बोरिया ले आके घर में रख दिए, यार राजा जिंदगी भर हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे। 50 किलो का बोरिया कभी सॉल्ट देखे हो किसी घर में? नहीं देखे होगे। 1 क्विंटल की बोरिया किसी के घर देखे होगे कि 1 क्विंटल की बोरिया वो रखा है, किसी दोस्त के यहाँ गए पता चला कि वो 50 बोरिया सॉल्ट रखा है। क्यों भाई? कि हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे? नहीं ना, वो एक पैकेट लाता है, एक पैकेट खाता है, फिर दूसरा पैकेट ले आता है। प्राइस कांस्टेंट है, बट अचानक से हल्ला हो जाए मार्केट में कि भैया कि सॉल्ट की कमी होने वाली है, आप जाएंगे सेम प्राइस पे उसको खरीद के ले आएंगे। तो कोई एजम्पशन ऐसा आ जाए मार्केट में, कोई ऐसी टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपकी बदल जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको खरीद लेंगे। डिक्रीज इन डिमांड वही होगा, डिक्रीज इन डिमांड हो जाए उसकी। मान लो कि आप अचानक से कोई अल्टरनेटिव आ गया सॉल्ट का, अचानक से कोई अल्टरनेटिव आ गया सॉल्ट का कि भैया ये सॉल्ट की जगह अब हम सिला नमक यूज करेंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी। सेम प्राइस पे उसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद से अब क्या होगा कि व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, क्वांटिटी कुछ भी रहे, क्वांटिटी आप प्राइस कुछ भी रहे, क्वांटिटी सेम है। प्राइस कुछ भी रहे, क्वांटिटी सेम है। चाहे 10 लाख रुपए की मिले, चाहे 1 लाख रुपए की मिले, चाहे 2 लाख की मिले, आपको तो खरीदना ही है, खरीदना है ना। क्वांटिटी, मेडिसिन देखो, मेडिसिन भाई, अब वो दवाई चाहे 1 लाख रुपए की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 100 रुपए की हो, अब झूठे खरीद के लाके नहीं ना खाओगे। अब तुमको पता चला कि गैस की दवाई 2 रुपए की मिल रही है, तो क्या करोगे? पत्ता भर खरीद के लाओगे, ठूसोगे कि यार राजा गैस बना, झूठे उड़ा रहे हैं हवा। होगा क्या ऐसा कि हवा उड़ाएंगे? आज मन किया है, आज घर का एकदम बारूद बना देंगे, आज बिल्डिंग सिल्डिंग उड़ा देना है, आज अगल बगल वाले को सोने नहीं देना है, आज गैस बना देना है पूरा। खाना आज इसी गैस पे बनेगा, दूसरे किसी गैस की इस्तेमाल नहीं होगा, आज इसी गैस पे मैं खाना बनाऊंगा। बोलो, ऐसा करोगे? नहीं करोगे। तो मेडिसिन किसी भी प्राइस पे हो, आपको तो लेना है। क्वांटिटी भाई वही सेम क्वांटिटी रहेगी, जितनी जरूरत होगी उतनी क्वांटिटी आपको लेनी है। नेसेसिटी में है, जरूरत की चीज है भाई। तबीयत खराब होगी तो लेना है, चाहे उसकी प्राइस 200 रुपए की हो, चाहे 2000 की हो, चाहे 2 लाख की हो, चाहे 3 लाख की हो, लेना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है, डिक्रीज वही बात है, कम बीमार होंगे लोग, कम क्वांटिटी में जाएगा। इसका एग्जांपल सिंपल सा फैक्ट है, कोरोना के समय देखो, कोरोना के समय डोलो जो था, डोलो जो दवाई थी, डोलो जो पैरासीटामोल जो दवाई थी, वो 600 रुपए पर पत्ते के हिसाब से जा रही थी, मतलब पर पैकेट के हिसाब से 600 रुपए जा रही थी। अब आज जाके देखिए 60 रुपए पैकेट मिल रही है। क्यों? बोलिए क्यों? एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने ही है। डोलो जो थी वो 600 रुपए पर पैकेट के हिसाब से बिक रही थी, आज कितने की बिक रही है? 60 रुपए पैकेट के हिसाब से बिक रही है, क्योंकि सप्लाई इनइलास्टिक है ना। क्वांटिटी कुछ भी रहे, क्वांटिटी सेम रहे, प्राइस कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं है। डिमांड का सारा मामला है यहाँ पे। डिमांड घट गई भाई, अब कोरोना को कोई समय तो नहीं है, अब तो कोरोना निकल गया, अब तो झूठे दवाई खाने कोई मतलब तो है नहीं, झूठे डोलो खा रहे हैं। सस्ता हुआ है डोलो खाएंगे, भाग तरी कुछ भी हो जाए। आज तो धुर्रा उड़ा देना, आज पैरासीटामोल खा के उड़ा देंगे एकदम, आज खा लेंगे, कभी जिंदगी में तबीयत नहीं खराब हुई। ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। ठीक है, तो यही सारे फैक्टर्स थे। यहाँ पे आपका ये 2 चैप्टर जो था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट और मार्केट इक्विलिब्रियम आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसको क्या करिए कि दोनों ही वीडियो साथ में देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है, या हो सकता है मैं कार्ट में लगा दूं, इसके बाद आप देख रहे होंगे कहीं मैंने लगाया होगा, अगल बगल ऊपर नीचे दाएं बाएं, या मेरे चेहरे पे ही लगा होगा।
आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों ही चैप्टर्स को कंप्लीट करिए और उसके बाद से क्या करना है, आपको बुक उठानी है, बुक उठाइए और रिवीजन मार दीजिए। आपको दोबारा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा का पूरा ओवरऑल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार। सब सही दूध दही।